देश परदेश में आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी के बारे में चर्चा करेगा। वहाँ बहस होगी 5 जजों की बेंच के सामने। ये फैसला 2017 में हुआ था, यानी 5 साल के बाद नोटबंदी के बारे में बातचीत होगी सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर। और जस्टिस अब्दुल नज़ीर उस बेंच के अध्यक्ष हैं और उनके साथ जो 4 और जज हैं उनका नाम है जस्टिस गवाई, बोपन्ना, राम सुब्रमण्यम और नागरत्ना। 5 साल बाद एक नोटबंदी ने जिसने कितने लोगों की जान ले ली, कितने लोगों को मुश्किलें हुई, देश भर में परेशानी हुई और अर्थव्यवस्था को जितना बड़ा धक्का उस दौर से लगा वो अभी तक उससे निकल नहीं पाई। जो एक चल रही थी 7, 8, 9, 10% पे चल रही थी, कम हो रही थी 2014 के बाद, फिर भी 7 के आसपास थी। वहाँ से गिर के फिर कोविड में -20-25% उसमें कमी आई और फिर भी चल रही है आज की तारीख में। लेकिन जो शुरुआत उसकी है वो शुरू हो चुकी थी नोटबंदी के साथ। नोटबंदी अपने आप में भारत का सबसे बड़ा तुगलकी फैसला माना जाएगा, जिसमें कोई उसका मकसद रहा हो। उसका मकसद तरक्की नहीं था, उसका मकसद काला पैसा निकालना नहीं था, उसका मकसद सिर्फ विपक्ष को तंग करना था, राजनीतिक था, आर्थिक नहीं था। जितने भी लोग अर्थशास्त्र को जानते हैं वो उसका समर्थन नहीं कर सकते थे। तो जो ऐसा ही हुआ, मान लीजिए कि एक व्यक्ति जिसके पास डॉक्टरी की शिक्षा या उसकी ट्रेनिंग नहीं है, वो बड़े फैसले कर ले कि हम इस तरह करेंगे डॉक्टरों का काम। कुछ ऐसा ही हुआ कि जो अर्थव्यवस्था के बारे में बात करनी थी, कुछ नेताओं ने, एक या 2 नेताओं ने सिर्फ, उन लोगों ने तय किया कि हम नोटबंदी कर देंगे जिससे कि जो भी उनके फ़ायदे होने थे वो होंगे। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को जितना नुकसान हुआ है, उसके साथ लोगों को जितना नुकसान हुआ, तो ये किस तरह के मुद्दे सुनेंगे। तो सवाल होता है कि क्या सरकार को अधिकार है ऐसा करने का। तो मेरा मानना है कि सरकार को हमेशा सब कुछ करने का अधिकार है, उनके पास बहुमत है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन संविधान की सीमा के अंदर। तो ये सवाल पूछा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या जो सरकार ने किया, सरकार को उसका अधिकार था संविधान के तहत। इसके सवाल खड़ा होगा, क्या सरकार ने अपनी सीमा लांघी थी कि नहीं। मुझे याद आता है जब भी हमारे नेता कहते थे कि जो भी करेंगे वो संविधान की सीमा का उल्लंघन किए बिना करेंगे। इसमें सवाल यह है क्या उन्होंने उसका उल्लंघन किया। फिर क्या इसने एक आर्टिकल 300A है जिससे कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बिना किसी संवैधानिक अधिकार के या कोई जब तक कि न्यायिक प्रावधान ना हो तब तक किसी की संपत्ति छीनी नहीं जा सकती, उसका नुकसान नहीं किया जा सकता। इसके अंदर आप देखेंगे तो बुलडोज वाली बात भी आ जाएगी। तमाम चीज़ें हो रही हैं आज की तारीख में देश में, जहाँ जो सरकारी तंत्र है वो अपने आप में जो न्यायिक संस्थान है, उनको न्यायिक जो हमारे प्रावधान है संविधान के साथ, उन सब की सीमाएं तोड़ के, मतलब एक तरह से कहिए जो भी उसके मन में आता करता, मनमानी कर रहा है। वो कहाँ तक न्यायिक है, कहाँ तक संवैधानिक है, इस पर भी चर्चा होगी। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी है, बराबरी का अधिकार है, और 19 में फ्री स्पीच की बात होती है। तो क्या नोटबंदी से उस पर असर पड़ा था। तो इस तरह कई सारी बातें उसमें उन लोगों ने कही हैं। लेकिन आप सोचें, करीब 24 पिटीशन इस पे दाखिल हुए थे कई जगह देश भर में, और तब कोई ठाकुर साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सबको जो है उस समय में बुला लिया सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर स्टे डाल दिया। यानी कि व्यवस्था बिल्कुल इस तरह बनी हुई थी कि न्यायपालिका जो भी कार्यपालिका कहती उसका अनुकरण कर रही थी, उसके ऊपर अंकुश नहीं लगा। उसका काम अंकुश लगाने का है। अंकुश संवैधानिक होना चाहिए, लेकिन वो अंकुश न रहेगा तो अर्थव्यवस्था या देश चलेगा नहीं। लेकिन तब न्यायपालिका ने जो उस समय के जो चीफ जस्टिस थे उनकी समझ के हिसाब से काम किया
उससे देश का जो नुकसान हुआ और कितने लोगों की जानें चली गई इस बात के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास कैश नहीं था। अस्पताल कैश लेंगे नहीं इसलिए आपको भर्ती नहीं करेंगे, आप फीस दे नहीं पाएंगे तो आप डॉक्टर आपका ख्याल नहीं करेगा। इसको लेकर कितनी जाने गई, जो इतनी असुविधा हुई, अपने आप इतनी अमानवीय थी। लेकिन अगर हम नेता को पसंद करते हैं तो हम सारी बातें माफ़ कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ और 217 में नोटबंदी के इतने भयावह जो उसके नतीजे निकले, उसके बाद भी 2019 में सरकार उन्हीं की वापस आ गई। तो वो जो सरकार बनाने की प्रतिभा है वो उनमें एकदम बिल्कुल मान लीजिए कि भगवान ने खास कर बना के दी है कि वो लोगों को मन जीत लेते हैं। लेकिन उसके बदले में जो मिलता है उन्हें वो कुछ दुखदाई होता है। और ये सिर्फ बात नोटबंदी की नहीं है। आप पिछले 8 सालों में जितने भी आप अभी तक हुए हैं, जो भी सरकार ने फैसला किया है उसमें लगता है, आज लगता है शायद फ़ायदा होगा, कल नुकसान होता है। तो ये जो नोटबंदी की बात का जिक्र फिर हो रहा है, रघुराम राजन हमारे गवर्नर थे रिजर्व बैंक के, वो सिर्फ हमारे गवर्नर रिजर्व बैंक के नहीं थे, दुनिया में उनकी अपनी अलग पहचान इस बात पे है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि जो मुद्रा नीति जो है वो समझने वाले दुनिया के कुछ मूर्धन्य लोगों में से हैं। उनकी अपनी एक जगह है, ख़ास जगह है। अगर उनकी बात हम ना माने मॉनेटरी पॉलिसी पर, ये ऐसा ही है कि मान लीजिए हमें किसी को बीमारी हो, जो सबसे अच्छा डॉक्टर है उसकी बात नहीं मानेंगे तो उसके अपने नतीजे निकलेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि क्या सरकार को मनमानी करने का अधिकार है किसी भी चीज़ पे, बिना बहस के कोई बात हो सकती है। दूसरी बात ये कही जाएगी, जैसे ट्रम्प कहते थे कि जब भी तुम वार करो ऐसा करो कि किसी को पता न चले। सरकार का काम ऐसा नहीं है कि बिना किसी को पता है कुछ भी कर दे। ये सरकार, जनतंत्र में ऐसा नहीं होता। जनतंत्र में आपको करना है उससे बहस कीजिए, और जो कि आपके पास सारे साधन हैं, अगर आप बहस कर रहे हैं उसकी हवा भी लग जाती लोगों को, उससे लोग नोट बदल नहीं पाएंगे। उसमें दूसरी बात थी कि काला पैसा सब जानते हैं कि उससे काला पैसा 1 पैसा कम नहीं हुआ। जितने नोट वापस हो गए, जब उन्होंने गिना तो सारे के सारे नोट वापस हो गए। तो फिर काला पैसा कहाँ था? अगर उससे काला पैसा कम नहीं हुआ तो उसका मतलब क्या था? नोटबंदी क्यों की गई? क्योंकि कहा यही गया था कि इससे काला पैसा ख़त्म कर जाएंगे, इसीलिए कर रहे हैं। उसके बाद उनकी जो कुशलता थी जो प्रशासन की, वो देखिए, जो नए नोट लगाए, वो नए नोट इस तरह के थे, काफ़ी भौंडे से भी थे, उनकी शक्ल भी ठीक नहीं थी, ख़राब हो जाते थे। वो जो पुराने जो स्थापित नोट थे उनमें कम से कम उनका कागज़ कुछ ऐसा था कि चलता था। खैर, बहुत सारी इस तरह की बातें हुई। इसमें जो है प्रशासनिक कुशलता की जो कमज़ोरी है वो दिखती थी। वो जितना बड़ा काम हुआ उसके मुकाबले वो फिर भी छोटी चीज़ है। बड़ी बात जो हुई है वो ये, उससे अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि जिनके सारी व्यवस्था जो हमारी चलती है छोटे स्तर पे कैश पे चलती है, और वो कैश अगर ख़त्म हो जाए तो काम करना बंद हो जाता है। वही हुआ। तो जो करीब 1-1.5 साल जो अर्थव्यवस्था में जो उसे आप अवनति कहिए, दुर्गति कहिए, जो भी कहें, लेकिन उसमें ढलान पे आ गई। हमारी राष्ट्रीय आमदनी का ह्रास हुआ, और आज हमारे पुराने JNU के सहपाठी जो विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था सब मिला के $2000 यानी करीब 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्था है। उसका संदर्भ दूसरा था, लेकिन कम से कम उन्होंने ये बात फिर सबके सामने मानी। उससे लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय वाली है। हम अमीर नहीं हैं। हम जो कहते रहते हैं हम दुनिया में इतने बड़े हो गए, हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई, वो सब ऐसा नहीं है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर होती तो हमारे यहाँ जो मैं देख रहा था, वे जो कार वाले जो विदेश के आ रहे हैं हमारे देश में, उन लोगों ने शुरू में तो डीलरशिप बहुत खोली। अब वो सब मिला के कुछ लोग चले गए वापस, क्योंकि बेच नहीं पाए, उनके कुछ खरीदने वाला नहीं था उस तरह की कारें। तो जो कारें बिकती हैं वो कम दाम वाली हैं, और जो ज़्यादा दाम वाली हैं बहुत कम बिकती हैं। वो इतनी कम होती हैं कि उनके लिए यहाँ कोई फैक्ट्री लगाने का मतलब नहीं होता, यहाँ डीलरशिप लगाने का मतलब नहीं है। तो जो महंगी कारों की जो डीलरशिप हैं वो
पहले उन्होंने जितनी खोली थी, अब जो है एक आध बचेंगी देश में। जैसे जितनी महंगी कार उतनी कम डीलरशिप, वो बात समझ में आती है। लेकिन जिन्होंने कई डीलरशिप खोली थी उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया है। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था वाकई बहुत छोटी है। अगर आप देखें जो हमारी जो राष्ट्रीय आमदनी है, उस हिसाब से हम दावा करते हैं कि हम 5वें 6ठे नंबर पहुंच गए हैं दुनिया में। लेकिन उन देशों में जहां उनकी आमदनी हमारे आमदनी के बराबर है, यही गाड़ी वाले, उनकी कई डीलरशिप्स हैं, उनकी बहुत सारी बिकती हैं, हज़ारों बिकती हैं। और हमारे यहाँ अगर कुछ 100 हो जाए तो बड़ी बात होती है किसी हर ब्रांड की। तो उस लेवल पे ये गाड़ी बनाने वाले अपना धंधा नहीं कर सकते। तो उससे एक अंदाज़ लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है बहुत छोटी है और उसमें मुश्किल से 7-8% लोग हिस्सा ले रहे हैं, बाकी लोग उसके बाहर हैं। क्योंकि 80 करोड़ लोगों को तो हम खाना मुफ्त में खिला रहे थे अभी तक 1.5 साल से। तो अगर 80 करोड़ का, या कभी कभी सुनते थे हम 95 करोड़ का बात सुनते थे कि 95 करोड़ को सरकार ने खाना खिलाया मुफ्त में। तो जो लोग खाना मुफ्त में खाते हैं वो देश को अपने श्रम से, अपनी समझ से, अपने कौशल से उसको उसमें हिस्सा नहीं अपना देते, बल्कि उसमें से लेते हैं। और जो लोग शहरों में हैं, जिनकी आमदनी इस स्तर पे है कि वो टैक्स दे सकें, ऐसे जो 2-3-4 करोड़ लोग हैं, उनकी वजह से अर्थव्यवस्था चलती है। और बाकी लोग जो हैं वो अपने जीवन यापन में लगे रहते हैं। उससे सरकार का रिश्ता सिर्फ देने का है, लेने का नहीं। तो जो नोटबंदी हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, इसका अपना एक बहुत बड़ा महत्व होगा। लेकिन 5 साल बाद जो भी करेगा उससे सरकार के ऊपर जवाबदेही की बात हो सकती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो जिस तरह संस्थाओं का जो एक उसको मैं मानूंगा एक तरह दुरुपयोग होता है कि सरकार के पास इतनी ताकत है कि वो गलत काम करे, और जो गलत काम करने से रोक सकते हैं उनको बताए कि वो रास्ते में ना आए, और वो आमतौर पे नहीं आएंगे। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि हमारे लोग इस तरह के नहीं हैं जो खड़े हो सकें। अमेरिका में ट्रंप के ज़माने में ऐसा काफ़ी कुछ हुआ, रिपब्लिकन पार्टी में भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि ट्रंप अपने आप में इस तरह के मैकियावेलियन हैं। उन्होंने सबके ऊपर एक फ़ाइल खोल दी, उन्होंने सबको इस तरह से बांध लिया कि किसी की हिम्मत जाने की नहीं थी। अगर जाते तो उनका एक ही था कि राजनीति छोड़ दो। तो जिस व्यक्ति ने ट्रंप के सामने खड़े होने की कोशिश की, राजनीति छोड़नी पड़ी, इसलिए लोग निकल नहीं पाते थे। लेकिन उसके अलावा सरकार में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ट्रंप को जो करना चाहता था उसको करने नहीं दिया। 6 जनवरी में उसकी जो चाल थी उसके हिसाब से वो मार्शल लॉ लगाने के लिए तैयार था, लेकिन लोगों ने लगाने नहीं दिया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ न्यायपालिका झुक गई, ऐसा लगता है, क्योंकि वरना जब लोगों ने इस तरह की गुहार की न्यायपालिका से, तब उसको एकदम से टाल देना, और वो भी 5 साल बाद उसको लेना, इससे जो है उसमें विश्वास कम हो जाता है। तो खैर, तो एक गलत फैसला अगर कार्यपालिका करे, उसे कैसे ठीक करें, इसके लिए हमें फिर सोचना पड़ेगा, उसके तरीके निकालने पड़ेंगे। क्योंकि जो अभी का तरीका है वो तो फेल हो गया था, और एक ही नहीं कई फेल हो गए थे। तो इस सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, ये क्या इंडिपेंडेंटली अपनी राय देगी या अपना फैसला सुनाएगी, उस पर निर्भर करेगा काफ़ी हद तक कि हम इस दलदल से कैसे निकलें और बाद में कैसे बचें। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ, अगली पायदान तक। नमस्कार।